अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं तो आप लोगों को यही कह सकती हूँ कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को एट लीस्ट यहाँ से नहीं करना होता तो कम से कम उसकी जो मेन टॉपिक है और सब टॉपिक है कम से कम उसको देख लिया करें। और गूगल से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन देख लिया करें, क्योंकि आप लोग, मुझे पता चल गया है कि बिल्कुल भी व्यू नहीं करते हो और अटेंडेंस मार्क नहीं करते हो। तो फिक्र ही ना करें आप लोगों की कौन सा अटेंडेंस भी जो उसके ऊपर लगती है, एब्सेंट मार्क होती है। ओके जी, ID3 एल्गोरिथम है आज का हमारा टॉपिक, और ये मैंने आपकी फ़ाइनल थ्योरी में से लिया है, जो फाइनल CSIT का फोल्डर है उसमें से ID3 एल्गोरिथम इसको ओपन किया है। ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ID3 एल्गोरिथम आइट्रेटिव डायक्टोमाइज़र। आइट्रेटिव होता है जैसे कि हमारी लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। डायक्टोमाइज़र मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना, इसको ऐसा एल्गोरिथम जो दो हिस्सों में तकसीम करता है और आइट्रेटिव है। इसमें क्या फुलफ़िल करना है हमने? डिसीजन ट्रीज, व्हाट इज़ ID3, एंट्रोपी, कैलकुलेटिंग एंट्रोपी विद कोड, इंफॉर्मेशन गेन क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसकी एग्जांपल्स। जी हाँ, डिसीजन ट्रीज। Decision trees rules for classifying data using attributes। तो डिसीजन ट्री में हम क्या करते हैं? रूल्स यूज़ करते हैं क्लासीफाई करने के लिए। देखिए जी, क्लासिफिकेशन करते हैं ना, जैसे कि हम अपने डिफरेंट डाटा को सेपरेट करना है। IT है, CS है, मैथमेटिक्स है, ये एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह क्लासीफाई कर देते हैं हम डाटा को यूजिंग एट्रीब्यूट्स, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या है? IT और CS। लाइक मुझे पता चल गया कि मैंने क्लासीफाई करना है डाटा को किसकी फॉर्म में, उसके एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में। द ट्री कंसिस्ट ऑफ डिसीजन नोड्स एंड लीफ नोड्स। आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है ये भी आपको पता है डिसीजन नोड्स और लीफ नोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। लीफ नोड्स लास्ट वाली नोड्स होती हैं। डिसीजन नोड हैज़ 2 और मोर ब्रांचेस। आपका जो डिसीजन नोड है इसकी 2 और मोर ब्रांचेस हो सकती हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट टेस्टेड। और इसमें से जो हर एक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कि टेस्ट करनी होती है हमने फर्दर नेक्स्ट। अ लीफ नोड एट्रीब्यूट प्रोड्यूसेस अ होमोजीनियस रिजल्ट। आपकी जो लीफ नोड होती है, लास्ट वाली नोड होती है, वो क्या करती है? होमोजीनियस रिजल्ट प्रोड्यूस करती है ऑल इन वन क्लास, हर एक क्लास के अंदर। होमोजीनियस सेम होता है ना, हेट्रोजीनियस डिफरेंट होता है। विच डज नॉट रिक्वायर एडिशनल क्लासिफिकेशन टेस्टिंग। सो इसी वजह से जो लीफ नोड्स हैं वो एडिशनल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं करती। डिसीजन ट्री एग्जाम्पल, ये आउटलुक की एग्जाम्पल है। लाइक सिंपल एक ट्री स्ट्रक्चर दिखाया है, जैसे सनी है, रेन है, ओवरकास्ट है। सनी, ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल, येस नो। मतलब देखिए जी, गर्मी है, ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या उसका रद्द अमल होते हैं? हाई है या नॉर्मल है? अगर हाई है तो वो सही नहीं है, नॉर्मल है तो ओके है। रेन है, वाइंडी है, ट्रू और फॉल्स है। अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो ये रेड भी जस्ट अलर्ट किया है कि नो को हम रेड में और येस को जो है वो ग्रीन में। हमें भी पता है कि किसी चीज़ को ट्रू करना होता है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देते हैं, और ग्रीन कलर जो है वो पॉजिटिव का सिंबल होता है, और जो रेड कलर होता है वो वैसे भी कोई बुरी चीज़ का जो है सिंबल होता है। तो सिंपल ट्री स्ट्रक्चर है। जैसे अब यहाँ पे ये जो डायमंड सिंबल है, एक्चुअली ये ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही है ना, जब आप फ्लो चार्ट्स आपने बनाने सीखे होंगे प्रीवियसली, तो उसमें डायमंड सिंबल हमने देखे थे ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये डायमंड सिंबल हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ इज़ दिस ट्रू एंड अदरवाइज दिस इज़ फॉल्स, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के लिए, सिलेक्शन के लिए। सनी, ओवरकास्ट ज़्यादा ही है, मतलब कि हर चीज़ बैलेंस है। मतलब आपको दिखा रहे हैं ट्री स्ट्रक्चर, बता रहे हैं रेन ये है, ओवरकास्ट इस तरह बादल आ रहे हैं, और सनी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब डिसीजन ट्री लर्निंग की जो
वर्किंग है, इसको रीड आउट कैसे किया गया है वो लिखा हुआ है, डे 1, डे 2 और डे 14 तक किया हुआ है। आउटलुक सनी, सनी मतलब ये डिफरेंट डेज इस तरह गुजरे हैं। टेम्परेचर सनी है तो हॉट है, ओवरकास्ट भी हो सकता है, रेन माइल्ड हो सकती है, कूल हो सकती है, ओवरकास्ट कूल भी हो सकता है। अब देखिए बादलों के ऊपर डिपेंड करता है ना, गर्मी भी हो सकती है, कुछ मौसम ओवरकास्ट में कूल भी होता है। तो एनीवे ये सिंपल एग्जांपल है और कोई बात नहीं है इसमें। आपकी सनी माइल्ड भी हो सकती है, ज़्यादा हॉट भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर। ह्यूमिडिटी के ऊपर उसी तरह ही उसका रद्द-ए-अमल है, नॉर्मल, नॉर्मल, हाई, वाइंड, वीक, स्ट्रॉन्ग, प्ले टेनिस, नो, यस, नो, मतलब एक गेम के साथ उसको कवर किया गया है कि अगर आपकी टेम्परेचर जो हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, वाइंड वीक है, तो फिर प्ले टेनिस नो, टेनिस प्ले नहीं करना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीमार होने के चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया गया, डिसीजन लिया गया, यस और नो, ट्रू किस हालत में होगी और फॉल्स किस हालत में होगी। डिसीजन ट्री फॉर प्ले टेनिस, अब जो उसका चार्ट बनाया है उसको इज द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री में बता दिया। आउटलुक सनी एंड ओवरकास्ट, ह्यूमिडिटी नॉर्मल, हाई। ह्यूमिडिटी में ये देखें, ईच इंटरनल नॉट टेस्ट एंड एट्रीब्यूट, ह्यूमिडिटी में हर चीज़ टेस्ट होगी, नॉर्मल है या हाई है, इसी बेस पे जो है हम डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल, ईच ब्रांच कोरेस्पॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट वैल्यू नोड। अब ये हाई और वैल्यू दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू नोड है, ये आपका मेन एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं, और ये येस और नो आपकी लीफ नोड डिसाइड करेगी, असाइन होगी क्लासिफिकेशन एंड पे। देखो आप बायोमेट्रिक सिस्टम करते हैं, मैंने अपनी आई के रेटिना के साथ मैं बायोमेट्रिक सिस्टम कर रही हूँ, तो अगर वो मैच हो गई करस्पॉन्डिंग डेटाबेस के अंदर मेरे CNIC के साथ, और मेरी जो आई सैंपल है पहले लिया होगा उसके अंदर रजिस्टर होगा, उसके साथ अगर मैच हो जाती है तो वो उसकी क्लासिफिकेशन में यस कर देगी, अदरवाइज़ वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, नो का साइन आ जाएगा, मिसमैच्ड। व्हाट इज़ ID3? आइट्रेटिव डायक्टोमाइजर, मैथमेटिकली एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग द डिसीजन ट्री। एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम किसको कवर अप करने के लिए, डिसीजन ट्री को बिल्डअप करने के लिए। इन्वेंटेड बाय J. रॉस क्विनलैन इन 1979, यूजेज इंफॉर्मेशन थ्योरी इन्वेंटेड बाय शैनन इन 1948। तो ये हम जो है इंफॉर्मेशन थ्योरी इन्वेंट की है किसने, शैनन ने 1948 में। बिल्ड्स द ट्री फ्रॉम द टॉप डाउन, इसमें क्या होगा, जो ट्री है वो टॉप टू डाउन ही होता है ना, टॉप टू डाउन हम ड्रा करते हैं विद नो बैक ट्रैकिंग, और कोई भी इसमें रिवर्स के चांसेस नहीं है। डिसीजन ट्री में हम टॉप टू डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं तो बैक ट्रैकिंग नहीं होती, डाउन टू टॉप करते हैं तो बैक ट्रैकिंग हो सकती है। Information gain is used to select the most useful attribute for classification। तो यहाँ पे information gain भी आपको बताया हुआ है, हम एक थ्योरम है, एल्गोरिथम है, वो हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, एट्रीब्यूट की क्लासिफिकेशन के लिए। एंट्रोपी, इन थर्मोडाइनमिक्स एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड अ सिस्टम इज़। अब एंट्रोपी एक्चुअली क्या टर्म है, इसने देखना है कि कौन सी जो टर्म है सिस्टम की वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है और कौन सी जो टर्म है वो डिसऑर्डर है, मतलब बैलेंस और इम्बैलेंस्ड। इन इंफॉर्मेशन थ्योरी एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ सर्टन और अनसर्टन द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज़ और विल बी। इंफॉर्मेशन थ्योरी में एंट्रोपी को जो हम मेजर करते हैं, हाउ सर्टन और अनसर्टन, मतलब यकीनियत और गैर यकीनियत, जो मतलब वैल्यू मेजर कर रहे हैं या फिर नहीं आ रही, ठीक है, उसको रैंडम वेरिएबल के साथ हम मेजर कर सकते हैं। वेरिंग डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसमें डिपेंड करती है, जो भी डिग्री है वो रैंडम वैल्यूज़ के ऊपर भी हम मेजर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। जस्ट रैंडम हो कोई बात नहीं, सीक्वेंशली का इसमें कोई चक्कर नहीं है, रैंडमली वैल्यू उठाई जा सकती है, बिकॉज इसमें ये चीज़ मेंशन भी है, ऑर्डर फॉर्म भी है और इन डिसऑर्डर, दोनों में हम इसको कर सकते हैं ये, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ एंड टोटल साइज ऑफ द सेट। जितने टोटल साइज ऑफ सेट्स लिए हैं
उसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू बी उठा सकती है, डिपेंड अपॉन दी वैल्यूज़, डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। एंट्रोपी का फार्मूला टू कैलकुलेट द होमोजेनिटी ऑफ अ सैम्पल। होमोजेनिटी सेम चीज़ों के सैम्पल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। कम्प्लीटली होमोजेनियस, अब होमोजेनिटी है, कुछ कुछ मैच हो रहा है, कुछ कुछ मिस मैच हो रहा है। होमोजेनियस में क्या है, टोटली मैच्ड, एक जैसा। होमोजेनियस सैम्पल हैज़ एंट्रोपी ऑफ ज़ीरो। तो बेसिकली डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, होमोजीनियस सेम होता है, होमोजेनिटी कुछ कुछ सेम, कुछ कुछ जो है वो मिसमैच्ड, डिफरेंट और मैच्ड। एन इक्वली डिवाइडेड सैम्पल हैज़ एंट्रोपी ऑफ 1। आपको जो इक्वली डिवाइड होने हैं उसकी एंट्रोपी जो है वो 1 होगी। कम्प्लीटली होमोजीनियस सैम्पल की एंट्रोपी जो है वो 0 है। एंट्रोपी मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, इज़ इक्वल टू माइनस पी प्लस लॉगरिथम टू पी, जो इसमें पी प्लस है, माइनस पी लॉगरिथम टू पी माइनस। तो ये उसका फार्मूला है फॉर अ सैम्पल ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमेंट। ये कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट दोनों के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एंट्रोपी का। द फार्मूला फॉर एंट्रोपी इज़, ये है जी एंट्रोपी का फार्मूला। समीशन सी के लिए आई इज़ इक्वल टू 1, मतलब जितनी भी आई की वैल्यू है वो आई से इनिशियलाइज हो रही है, सी की जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं वो, मतलब इसको सम अप करके इस फार्मूले का ऐसा लिखा हुआ है पी आई लॉगरिथम टू, बिकॉज यहाँ पे देखो मल्टीपल पी आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसको पी आई से रिप्रेजेंट कर दिया है, डॉट लॉगरिथम टू पी आई। अब पॉजिटिव पी भी है और नेगेटिव पी भी है, इसलिए 2 बार जो है वो पी इसके अंदर इंक्लूडेड हुए हैं। फार्मूला है, इसको आप लोगों ने डील कर लेना, इसको अच्छे से समझ लें, कॉपी पेंसिल पे कर लिया करें, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। एंट्रोपी के फार्मूला में वो वैल्यू पुट की गई है 9/14, वैल्यूज़ पुट की है सिंपल, 5/14, 5/14, उसकी टोटल उसको सॉल्व आउट किया है और 0.940 उसका आंसर आ गया। सिंपल एग्जांपल थी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। Calculating entropy with code. Most programming languages and calculators don't have to logarithm to function. Yes, ये तो है प्रॉब्लम कि बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं उसमें logarithm 2 का फंक्शन नहीं होता। यूज़ अ कन्वर्जन फैक्टर, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं। और तो आप लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं टेक logarithm फंक्शन ऑफ 2, तो हम यहाँ पे logarithm फंक्शन ऑफ 2 लेंगे एंड डिवाइड बाई 8। एग्जाम्पल logarithm 10 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसके लॉगरिथम निकालेगी वो आ जाएगी, देन डिवाइड टू गेट लॉगरिथम 2 इंटू एन, मतलब जो भी वैल्यू आप जिसके ऊपर डिवाइड करना चाह रहे हो। लॉगरिथम 10 3 डिवाइडेड बाय 5, लाइक 5 डिवाइडेड बाय कौन सी वैल्यू है, ये जो आपने फंक्शन 2 की वैल्यू निकाली है इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। इसके अंदर वैल्यू पुट की है ना, और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तरीकाकार है आपकी लॉगरिथम 2 फंक्शन को सॉल्व आउट करने का, कन्वर्जन फैक्टर है ये। कंटिन्यू है, टेकिंग लॉगरिथम 10 इंटू 0 प्रोड्यूसेस एन एरर। तो यहाँ पे आपका लॉगरिथम 10 जो 0 है वो एरर प्रोड्यूस करता है, जब आप निकालेंगे तो एरर प्रोड्यूस करता है कैलकुलेटर। सब्स्टिट्यूट 0 फॉर 0 डिवाइडेड बाई 3 लॉगरिथम 10 इंटू 0/3। डोंट ट्राई टू कैलकुलेट, अब वही कह रहा है डोंट ट्राई टू कैलकुलेट लॉगरिथम 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। इसको अकेले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो वो आपको रिजल्ट जो है वो देगा। ये 0 की सब्स्टिट्यूट के साथ करने का तरीका है। ओके जी, अब आते हैं इंफॉर्मेशन गेन की तरफ। इंफॉर्मेशन गेन, द इंफॉर्मेशन गेन इज़ बेस्ड ऑन द डिक्रीज इन एंट्रोपी आफ्टर अ डाटा सेट इज़ स्प्लिट ऑन एन एट्रीब्यूट। आपकी जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो किसके ऊपर बेस होती है,
ऑन द डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को मतलब डिक्रीज़ करना, लो होना आफ्टर अ डाटा सेट के बाद जब वो डिक्रीज़ होती है एंट्रोपी तो उसको स्प्लिट कर देना ऑन एन एट्रीब्यूट के अंदर, मतलब स्प्लिट करना, तोड़ देना एट्रीब्यूट के अंदर डाटा सेट के आफ्टर द डाटा सेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिक्रीज़ करेगा एंट्रोपी कंसेप्ट को, क्योंकि ऑर्डर और डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, डाटा सेट को स्प्लिट करेगा एट्रीब्यूट की फॉर्म में। विच एट्रीब्यूट क्रिएट्स द मोस्ट होमोजीनियस ब्रांचेस, देखेगा कि कौन से जो है वो होमोजीनियस ब्रांचेस कर रहा है। फर्स्ट द एंट्रोपी ऑफ द टोटल डाटा सेट इज़ कैलकुलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सारी डाटा सेट कैलकुलेट होगी। जैसे कि मैंने डाटा सेट, अब डाटा सेट क्या है, कोई जैसे हम डाटा लिखते हैं ऐसे भी हो सकता है, कोई इमेजेस का भी डाटा हो सकता है, ये डिपेंड होता है। जब हम डाटा सेट की बात कर सकते हैं तो वो वीडियोस का भी डाटा सेट हो सकता है, वो पिक्चर्स का भी डाटा सेट हो सकता है, वो ऑडियोज़ का भी डाटा सेट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, आप इसको यही ना समझे कि डाटा सेट है तो मतलब डाटा सिर्फ आपकी जो टेक्स्ट है वही होता है। द डाटा सेट इज़ देन स्प्लिट ऑन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, तो आपके जो डाटा सेट है इसको क्या करता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में तोड़ देता है। जैसे आप एक डाटा बेस बनाते हो, उसको डिफरेंट टेबल्स के अंदर तोड़ देते हो, इसी तरह वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तोड़ देगा। दी एंट्रोपी फॉर ईच ब्रांच इज़ कैलकुलेटेड, एंट्रोपी में क्या होगा, हर ब्रांच कैलकुलेट होती है। देन इट इज़ एडिड प्रोपोर्शनली टू गेट टोटल एंट्रोपी फॉर द स्प्लिट। पहले वो ईच ब्रांच जो कैलकुलेट करेगा एंट्रोपी की, फिर वो एडिड करेगा प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू गेट टोटल एंट्रोपी फॉर द स्प्लिट। जो स्प्लिट किए होंगे एट्रीब्यूट्स उसके साथ, उनकी जो एंट्रोपी कलेक्ट की होगी उसके साथ। द रिजल्टिंग एंट्रोपी इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एंट्रोपी बिफोर द स्प्लिट, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी को है सब्ट्रैक्ट करेगा आपकी टोटली एंट्रोपी में से बिफोर द स्प्लिट, रिज़ल्ट वो चीज़ होगी। आई नो स्टूडेंट्स ऐसे जो है मतलब रियल टाइम में एग्जांपल करवाना और बात होती है, इस तरह एग्जांपल इंसान कैसे करवाए, तो बिकॉज़ लेक्चर भी लेंथी हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, इतना सुन नहीं होता, क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। द रिज़ल्ट इज़ द इंफॉर्मेशन गेन और डिक्रीज़ इन एंट्रोपी। फिर क्या है, आपके जो इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट गेन है, आप पहले बता दिया कि एंट्रोपी जो डिक्रीज़ करेगा वो आपका जो रिज़ल्ट है वो इन्फॉर्मेशन गेन होगा। द एट्रीब्यूट दैट यील्ड्स द लार्जेस्ट IG इंफॉर्मेशन गेन इज़ चूजन फॉर द डिसीजन नोड, तो इसमें जो आपका लार्जेस्ट IG है चूज़ किया जाएगा किस पर्पज़ के लिए, डिसीजन नोड के लिए। अब ब्रांच सेट विच एंट्रोपी ऑफ ज़ीरो इज़ अ लीफ नोड, आपकी जो ब्रांच सेट है एंट्रोपी ऑफ ज़ीरो की इज़ अ लीफ नोड, वो क्या है, आपकी लीफ नोड है। जो हम ज़ीरो है सेट करते वो आपकी लीफ नोड है, मतलब एंड पे पहुंच गई है, डिसीजन हो रहा है अभी यहाँ पे। अदरवाइज द ब्रांच नीड फर्दर स्प्लिटिंग टू क्लासीफाई ए डाटा सेट। देखो ज़ीरो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया एंड हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है वो स्प्लिट हो रही हैं। द ID3 एल्गोरिथम इज़ रन रिकर्सिवली ऑन द नॉन लीफ ब्रांचेज until all data is classified। रिकर्सिवली होता है अपने आप की जो गर्दिश करता रहता है, नॉन लीफ है ना तो वो क्लासीफाई होता जाएगा क्योंकि वो आपकी लीफ नोड नहीं है। ओके जी स्टूडेंट, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ID3। एडवांटेजेस, अंडरस्टैंडेबल प्रिडिक्शन रूल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा। इसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडेबल प्रिडिक्शन होता है किसी चीज़ को पहली बार देख के व्यू कर लेना कि कैसे काम होगा, वो क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग डाटा। बिल्डिंग दी फास्टेस्ट ट्री, इसमें हम मतलब फास्टेस्ट ट्री जो है वो बिल्ड करता है, इसका फ़ायदा है ये, और शॉर्ट ट्री बनाता है। ओनली नीड टू टेस्ट इनफ एट्रीब्यूट्स अंटिल ऑल डाटा इज़ क्लासीफाइड, तब तक वो टेस्ट करता रहेगा जब तक आपके डाटा जो है वो क्लासिफाइड हैं, उस सिर्फ उन्हीं को चेक करेगा, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ज़रूरत है जो क्लासिफाइड हैं। फाइंडिंग लीफ नोड्स इनेबल टेस्ट डाटा टू बी प्रॉम्प्ट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टेस्ट, तो इसमें लीफ नोड फाइंड आउट करेगा जब तक आपकी नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते।
होल डाटा सेट इज सर्च टू क्रिएट ट्री। आपके जो डाटा सेट है वो सर्च करेगी जब तक आपका पूरा ट्री क्रिएट नहीं हो जाता। तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे कि अब मैं कहती हूँ कि मुझे एक इमेज है, मेरी स्माइली फेस की इमेज है, मैंने चेक करना चाह रही हूँ इस इमेज के पीछे क्या लॉजिक है, इस इमेज के पीछे कितने परसेंट जो है एक हैप्पी है। मतलब एक पर्सन होता है ना, वो थोड़ा सा हैप्पी है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो वो बताया जा सकता है फेस से, फेस की पिक्चर से, उस स्माइली पिक्चर से बताया जा सकता है। तो वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम इस पर्पज़ के लिए लगाते हैं। अब ये जो ID3 है, ये आपको मैंने बता दिया है कि इसको स्प्लिट करते हैं, डिसीजन ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ID3, डाटा में बी ओवर फिटेड और ओवर क्लासीफाइड। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि डाटा जो है वो ओवर फिट हो जाता है और ओवर क्लासीफाइड हो जाता है इफ़ अ स्मॉल सैम्पल इज़ टेस्टेड। अब लार्ज के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन स्मॉल के लिए जब ये ओवर क्लासीफाई और ओवर फिटेड हो जाता है तो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि हम खुद बोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो डाटा होता है और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन लगाई जाता है। ये टेस्टिंग करने से पहले क्लासिफिकेशन होती है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आपकी ट्रेनिंग टेस्टिंग, फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं डाटा को। ओनली वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम इज़ टेस्टेड फॉर अ मेकिंग अ डिसीजन। ओनली वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम। ठीक है, वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्लासीफाइंग कंटिन्यूस डाटा में भी कंप्यूटेशनली, आप इसमें जो डाटा कंटिन्यूसली डाटा क्लासीफाई हो रहा है मे भी कंप्यूटेशनली हो। एक्सपेंसिव, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाए, बिकॉज अगर स्मॉल के लिए है ओवर क्लासीफाइड होता जा रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, एक्सपेंसिव हो गया ज़्यादा। एज मैनी ट्रीज मस्ट बी जनरेटेड टू सी वेयर टू ब्रेक द कॉन्टिनम, मतलब कहाँ पे उसको ब्रेक करना है, इस सेंस में इसको एक्सपेंसिव कहा गया है। ठीक है, एल्गोरिथम तो हम राइट करते हैं। एग्जाम्पल है द सिम्पसन्स। अब ये पर्सन है डिफरेंट, ठीक है, इनके ये नाम लिखे हुए हैं, हेयर लेंथ उनकी बताई हुई है, वेट उनका बताया हुआ, एज बताई है, क्लास बताई है, मेल है या फीमेल है, और कॉमिक की वो कह रहे हैं आप फाइंड आउट करें क्या है। तो एल्गोरिथम का यही तो फ़ायदा होता है, इस तरह हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये देखें जी, आप एंट्रोपी S इज़ इक्वल टू -P/P+N, ये हमारा फार्मूला था, वो हमने उसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 पुट कर लेते हैं। एंट्रोपी 4 फीमेल है और 5 क्या है, मेल है। 4 फीमेल है और कितने हैं मेल, आपके 5 मेल हैं। ये आपकी टोटल जो है एंट्रोपी बता रहे हैं, बाकी उसकी वैल्यू जो है वो 4 आपकी जो है फीमेल है, और ये बाकी वाला पार्ट दूसरा जो है वो मेल के लिए। अभी देखिए एंट्रोपी क्या होता है, स्प्लिट करना ना, है तो उसी चीज़ का प्रोसीजर ना। आपका जो डिसीजन ट्री है ID3, ठीक है जी, स्प्लिट कर रहे हैं। आप आधा पार्ट इसके लिए है, कोमा के बाद वाला आधा पार्ट मेल के लिए, उसकी वैल्यू पुट करें, और जो ये है ये टोटल वैल्यूज़ को ले रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 तक ले रहा है। इसको तो फाइंड आउट करनी है, इसको कैलकुलेट थोड़ी करना है, इसको फाइंड आउट करेंगे। 9 पे डिवाइड कर दें, वैल्यूज़ पुट करें, उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करें। अब क्या है, येस हेयर कलर नो, दो चीज़ें हैं। लेट अस ट्राई स्प्लिटिंग ऑन हेयर लेंथ। अब हमने उसके जो हेयर लेंथ के हिसाब से उसे करेंगे। हेयर लेंथ के हिसाब से देखें, यहाँ पे हेयर लेंथ के हिसाब से चेक करो, ये देखो इमेजेस के साथ बताया जा रहा है ना, हम एंट्रोपी कर रहे हैं। हेयर लेंथ के हिसाब से देखें, जो लेस देन और इक्वल टू 5 हो, ये हेयर लेंथ के हिसाब से इनको कर दिया है क्लासीफाई, और यहाँ पे लार्जेस्ट हेयर्स वाले हैं और यहाँ पे लेस हेयर वाले हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये जो एंट्रोपी 9 की है, एंट्रोपी 3 फीमेल है, ठीक है, 3 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। यहाँ पे 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, और उसको टोटल जो है ये कितने हैं, 1 2 3 5 है, उसके साथ उसके निकाली है वैल्यूज़। और यहाँ पे कितने हैं, 1 फीमेल है और 3 मेल हैं, उसकी वैल्यूज़ निकाल दी है।
गेन ए इज़ इक्वल टू ई करंट सेट, बता रहे हैं ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका गेन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आपका जो समीशन है वो ई ऑल चाइल्ड सेट। गेन हेयर लेंथ लेस दैन एंड इक्वल टू 5 होने चाहिए, लेस दैन और इक्वल टू 5 हैं, लेस दैन और इक्वल टू 5। आप टोटल वैल्यू देखें, इसके अंदर करंट सेट कितना था हमारा 0.9911 था, माइनस समीशन। अब ई टोटल लेंथ बताएं कितनी आई है, हमने ये वाली पुट कर देनी है वैल्यू जो थी 5/9, 5/9 मल्टीप्लाई 0.7, ये देखें आपकी ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। 5/9 यहाँ पे अब इस साइड पे हम मेल है, इस साइड पे फीमेल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये फार्मूला है आपका ई का एंट्रोपी का दूसरा। 5/9 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, उसकी ये जो वैल्यू निकाली है इसके साथ, प्लस 4/9 फीमेल्स के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, क्योंकि इस चीज़ को बॉदर कर रहे हैं। यहाँ पे 0 फीमेल है तो ये फीमेल का पार्ट है, ये मेल का पार्ट है, ज़्यादा इधर जो है वो इसके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी कोई बात नहीं है, लॉजिक ऐसी नहीं है, बस हमने गेन वेट फाइंड आउट करना है। गेन वेट लेस दैन और इक्वल टू 160, तो वो हमने इस तरीके से निकालना है। तो ये प्रोसीजर है, फार्मूला याद करने पड़ेंगे आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हेयर लेंथ के हिसाब से था, ठीक है, हेयर लेंथ लेस दैन और इक्वल टू 5 जिसकी होगी उसके हिसाब से है। देखो हेयर लेंथ कम है इनकी, इनकी हेयर लेंथ ज़्यादा थी, उनको अलहदा निकाल लिया। ये 3 फीमेल्स हैं 2 मेल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। हेयर सेट 4/9 उसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, फीमेल का पार्ट है, ये जो मेल का पार्ट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब एज के हिसाब से है, अब देखिए पिक्चर से देख के खुद ही फाइंड आउट करना है ना, हमने अज्यूम ही करना है ना, सिंपल। एज के हिसाब से लेस दैन और इक्वल टू 40 हैं, वो लैदा हो जाएंगे, वो लैदा हो जाएंगे। अब उसके हिसाब से वैल्यूज़ निकाली हैं, लेस दैन और इक्वल टू 40 के हिसाब से वैल्यूज़ निकल आई। ऑफ द 3 फीचर्स वी हैड वेट वाज बेस्ट। तो वेट के हिसाब से जो है वो हमने उसको टॉप पे रख दिया है। बट वाइल पीपल हु वेट ओवर 160 आर परफेक्टली क्लासिफाइड एज मेल, तो हमने कहा कि जो 160 से अबव हैं वो एज अ मेल हैं, और द अंडर 160 पीपल आर नॉट परफेक्टली क्लासिफाइड, अंडर द जो 160 है वो क्लासिफाइड नहीं हुई। सो वी सिंपली रिकर्स दिस टाइम वी फाइंड दैट वी कैन स्प्लिट ऑन हेयर लेंथ, तो हम यहाँ पे उसकी हेयर लेंथ को स्प्लिट कर सकते हैं। फर्दर हम उसके जो फाइंड आउट करना है वो हम हेयर्स लेंथ की बेस पे उसको स्प्लिट कर रहे हैं। एंड वी आर डन, सिंपल स्प्लिटिंग की है। एंट्रोपी का ये तरीकाकार है, एक पर्सन है, इसकी मल्टीपल आप एग्जांपल्स ले सकते हैं इंटरनेट से समझने के लिए एंट्रोपी की। We don't need to keep the data around just the test condition वेट लेस दैन इक्वल टू 160। ये अब उसको मोर एलेबोरेट किया, यहाँ पे पिक्चर है ना, अब यहाँ पे उसको एलेबोरेट किया। येस होगा हेयर लेंथ लेस दैन और इक्वल टू 2। अगर देखें वेट लेस दैन और इक्वल टू 160 है तो वो नो मतलब मेल, अदरवाइज़ हेयर लेंथ लेस दैन और इक्वल टू 2 है, येस और नो मतलब येस है तो मेल, नो है तो फीमेल। हाउ वुड दीज पीपल बी क्लासिफाइड like this? It is a trivial to convert decision tree to rules to classify males और females if weight greater than 160। अगर उसका जो weight है greater than है 160 से, तो उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं एज आ मेल, ठीक है। ये लेस देन और 160 है, अगर ग्रेटर देन है तो वो मेल होगा, इसलिए ये नो में कन्वर्ट हो गया। एल्स इफ़ हेयर लेंथ लेस देन और इक्वल टू 2 है, क्लासीफाई एज मेल, ईच क्लासीफाई एज फीमेल। देखो लेंथ लेस देन और इक्वल टू 2 तो मेल्स की हो सकती है ना, फीमेल्स के हेयर तो लंबे ही होते हैं ना मोस्टली के।
तो ये थी क्लासिफिकेशन का एक ट्रिवियल कन्वर्ट, पूरा एक सिस्टम एंट्रोपी ID3 उसको समझा दिया, सेपरेट कैसे करते हैं, उसके फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट की गई हैं। तो आपने स्टूडेंट्स प्लीज़ मल्टीपल एग्जांपल नेट से लें, उसके ऊपर डिफरेंट प्रैक्टिस करें। आप लोगों को ये समझ आ जाना है कि ये कैसे काम कर रहा है एल्गोरिथम। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसकी लॉजिक को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।